एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन। अब आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट का पोइट्री सेक्शन की फिफ्थ पोएम द बॉल पोएम, जिसके पोइट हैं जॉन बेरीमैन। इसके एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज द पोइट ऑफ द बॉल पोएम। द बॉल पोएम के जो पोइट हैं उनका क्या नाम है? क्या लेस्ली नोरिस है, जॉन बेरीमैन है, कैरोलिन वेल्स है या रॉबर्ट फ्रॉस्ट है? तो अब अभी हमने पढ़ा, इनका नाम है जॉन बेरीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विद। तो वो बच्चा किससे खेल रहा है? बैट से खेल रहा है, बॉल से खेल रहा है, कार से खेल रहा है या बस से खेल रहा है? तो वो बच्चा खेल रहा है एक बॉल से। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन है, वेयर डज द बॉल गो। तो वो बॉल कहां पर चली जाती है? या किसी ड्रेन में चली जाती है वो, या फिर किसी वेल में चली जाती है, किसी हाउस में चली जाती है, या वाटर में चली जाती है? तो वो चली जाती है एक वाटर के अंदर, हार्बर के अंदर जाती है मेनली। हार्बर एक नाला सा बना, नाला नहीं कह सकते हम उसे, जैसे मतलब सड़क पर पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर कोई बड़ा सा तालाब कह सकते हैं हम हार्बर को एक। तो तालाब के अंदर लगभग चली गई है मिडल में, तो जहां जाकर ये उठा नहीं सकता बॉल, और उसी तालाब में काफी और बॉल्स भी पड़ी हैं, ऐसा पॉइंट ने हमें बताया है। वट डज अ बॉल कोस्ट। एक बॉल की कोस्ट कितनी बताई थी पोइट ने? क्या वो 5 डाइम है, 10 डाइम है, 1 डाइम है या 4 डाइम्स है? तो वो है 1 डाइम, जिसकी एक्चुअल कीमत होती है अप्रोक्सीमेट 10 सेंट, जो कि एक करेंसी है जो कि दूसरी कंट्रीज की करेंसी में आती है। तो वो 10 सेंट के बराबर जो है 1 डाइम को काउंट किया जाता है। हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस। तो वो बच्चा जब लॉस हो जाता है तो वो कैसा रिएक्ट करता है, क्या करता है? वो स्टैंड्स रिजिड। क्या वो रिजिड खड़ा रहता है, यानी कि अनचेंजिंग। रिजिड का मीनिंग होता है अनचेंजिंग। तो क्या वो अनचेंजिंग खड़ा रहता है? और ट्रैम्बल्स, या फिर कांपने लग जाता है, शेकिंग करने लग जाता है, कांपने लग जाता है। और स्टेयर्स, और ऑल ऑफ द अबव। तो वो बच्चा क्या करने लगता है? वो चुपचाप वहां पर खड़ा हुआ देखता रहता है, थोड़ा कांपने भी लग जाता है, और उसे घूरता रहता है, यानी कि सारा का सारा काम वो करता रहता है वहां पर। अकॉर्डिंग टू द पोइट, व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग। अब पोइट के अकॉर्डिंगली बच्चा क्या सीख रहा है इससे? टू बियर लॉस, की यहाँ लॉस हो गया तो उसको कैसे सहन करेगा, और टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, या फिर चीज़ों की संभाल करना सीख रहा है वो, या फिर रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, या फिर केयरफुल बन रहा है। तो बच्चा वहां पर सीख रहा है कि अगर उसका कुछ लॉस हो जाता है तो उसे ओवरकम करके आगे कैसे बढ़े, इस बारे में बच्चा वहां पर सीख रहा है। डज द पोइट कंडोल द बॉय। कंडोल का क्या मीनिंग होता है? सिंपैथी दिखाना किसी को। तो क्या जो पोइट है वो बच्चे को सिंपैथी दिखा रहा है? क्या हम कह नहीं सकते, या फिर हाँ दिखा रहा है, या फिर नहीं, या फिर ये सारे के सारे किसी हाल में नहीं हो सकते। तीनों ऑप्शन ही अलग अलग टाइप के हैं। तो वहां पर पोइट ने डायरेक्ट बताया था एक लाइन के अंदर कि हाँ मैं उसे कंडोल नहीं करूंगा, इंट्रूड नहीं करूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि वो कंडोल नहीं करता है। वाई डज द पोइट डिसाइड नॉट टू कंडोल द बॉय। अब वो उसे सांत्वना देने, सिंपैथी देने के लिए डिसाइड क्यों नहीं करता, यानी कि वो क्यों नहीं उसे सिंपैथी देता? क्या वो बिजी है, इंडिफरेंट है, और इट विल बी ऑफ नो यूज, या फिर ये काम नहीं करने वाला, या फिर वो हैप्पी है? तो वो काम नहीं करने वाली चीज़ की जो पोइट है वो उसे कंडोल करे, सांत्वना दे, सिंपैथी दे, ये चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि बच्चा जो है अभी बहुत ज़्यादा गहरे सदमे में चला गया कि उसका एक लॉस हो चुका है बॉल का। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन। अब लिटरेरी डिवाइस बतानी है इस लाइन में, मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। तो अब इस लाइन में हमें बतानी है लिटरेरी डिवाइस। क्या वो मेटाफर है, सिमिली है, एलिट्रेशन है, या एनाफोरा है? तो मेटाफर और सिमिली, मैं पहले आपको इन चारों के बारे में बता देता हूं। सिमिली होता है कंपैरिजन, जो कि देखा जाता है एज या लाइक जैसे वर्ड्स आते हैं उस लाइन के बीच में। तो क्या इसमें एज या लाइक जैसे कोई वर्ड आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। मेटाफर भी कंपैरिजन होता है, लेकिन वो एज या लाइक के बिना होता है, यानी कि वो भी एक तरह का कंपैरिजन है, पर एज या लाइक जैसे वर्ड्स इसमें यूज नहीं होते हैं। तो देखिए क्या किसी चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। तो ये सीधी सीधी लाइन पॉइंट बता रहा है कि इस तरह से बॉल जा रही है और थप्पा खा के एकदम से पानी में चली गई। तो यहाँ पर किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं कर रहा, तो ये वाला भी नहीं है। क्या फिर एलिट्रेशन है? एलिट्रेशन होता है
रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, और ये कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं स्टार्टिंग में आ रहे हों तभी रिपीटेशन होती है। तो देखिए क्या कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन हो रही है यहाँ पर, मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। तो ये रिपीटेशन तो हो रही है, लेकिन ये अकेले साउंड की नहीं हो रही है, पूरे के पूरे वर्ड की हो रही है और अलग अलग फ्रेज में हो रही है। एलिट्रेशन का तो क्या होता है, एक ही लाइन में जब रिपीटेशन हो रही हो कॉन्सोनेंट साउंड की तब आता है एलिट्रेशन, लेकिन यहाँ पर किसी और लिटरेरी डिवाइस का यूज हो रहा है। तो देखिए बची कौन सी, फिर एलिट्रेशन भी नहीं है, तो एनाफोरा बच गई है। अब एनाफोरा के अंदर क्या होता है, जब आपका रिपीटेशन होता है वर्ड्स का, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, तो जब रिपीटेशन होता है वर्ड्स का, या फिर हम फ्रेज भी कह सकते हैं, एट द बिगिनिंग जब बिगिनिंग में यानी कि शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ द क्लॉज, तो जब किसी क्लॉज के शुरुआत में ही वर्ड का रिपीटेशन हो रहा हो, तो देखिए यहाँ पर मैरीली जो शुरुआत में आ रहा है वो ही कोमा लगने के बाद दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में देन के बाद वही वर्ड रिपीट हो रहा है, तो ये एनाफोरा यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन एंड नो वन बायज अ बॉल बैक। अब इसमें हमें लिटरेरी डिवाइस बतानी है, कौन सी यूज हुई है, मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, एनाफोरा, सेम आपके सामने ऑप्शन है। अब आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन हो रहा है, बायज का बी, बॉल का बी, बैक का बी। तो यहाँ पर बी 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 की रिपीटेशन हो रही है, एक्चुअल में बैक का साउंड आ रहा है। वो साउंड देखना हमें, वोवल वर्ड नहीं, वोवल या कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं, हमें साउंड देखना होता है। तो बैक का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, तो एलिट्रेशन हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है, हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हेयर रेफर्स टू। अब उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है बच्चे की, हाउ टू मेकअप, हाउ टू फेस लॉस, हाउ टू ड्रॉ वाटर और हाउ टू पैनिक। तो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस चीज को सीखे कि जो लॉस हो गया उससे ओवरकम कैसे करना है, यानी कि लॉस को सहन करने की शक्ति। इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस, द वर्ड पोजेशंस मीन्स, अब लाइन आई है इन द वर्ड ऑफ पोजेशन, इसमें पोजेशन का मीनिंग पूछा है क्या होता है, तो इसका मीनिंग है सीधा सीधा इन द वर्ड ऑफ पोजेशन, यानी कि दिखावे की दुनिया। अब दिखावे की दुनिया कैसे होती है, जब पैसे से हम दिखावा करते हैं, तो पैसा क्या दिखाता है, पोजेशंस के लिए फिर क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसा क्या दिखा रहा है, वेल्थ, यानी कि हमारी वेल्थ को पोजेशन वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। द बॉल फाइनली वेंट इनटू द, अब बॉल कहाँ गई, वाटर में गई, डिच में गई, अंडरग्राउंड में गई या फिर वेल में गई। अब बाकी तीन तो आप जानते ही होंगे अच्छे से, डिच को आप नहीं समझ रहे होंगे। डिच होती है खाली, जिसे कि किसी खेत के या फिर सड़क के किनारे पर बनाया जाता है, जो लगभग 1 फुट के आसपास चौड़ी होती है और उसमें पानी को स्टोक करके रखा जाता है, तो उसे खाली बोला जाता है। अंडरग्राउंड में भी नहीं, वेल कुआं होता है, और वाटर, तो ये गई थी वाटर के अंदर। सीधा सीधा इसका ऑप्शन जो 13th का है ए है। द वर्ड बाउंसिंग मीन्स, बाउंसिंग का क्या मीनिंग है, रनिंग, लीपिंग, वॉकिंग और चेजिंग। तो बाउंसिंग का हमें मीनिंग बताना है। बाउंसिंग किसके लिए यूज हुआ है, तो बाउंसिंग यहाँ पर यूज हुआ है लीप के लिए। लीप का मीनिंग भी एक्चुअली बाउंस करना होता है, रनिंग भागना नहीं होता, वॉकिंग भी नहीं होता, चेज करना भी नहीं होता। बाउंसिंग का मीनिंग होता है उछलना या फिर हवा में गलेटियां खाते हुए, ऐसे मतलब टप टप करते हुए जाना। तो बाउंसिंग का वही मीनिंग होता है जो लीपिंग का है, यानी कि ये सिनोनियम्स हैं। द बॉय इज लर्निंग, अब बच्चा क्या सीख रहा है, इसका हमें सीधा सीधा मीनिंग पूछा, टू गेन समथिंग, टू लूज समथिंग, टू गेट समथिंग और टू हैव समथिंग। तो बच्चा सीख रहा है यहाँ पर कि अगर कुछ लॉस हो गया तो उससे किस तरह से हम ओवरकम करें, ये चीज़ हमें यहाँ पर सीखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वेल बिहाइंड हिज डेस्पिरेट आइज, द वर्ड डेस्पिरेट मीन्स। अब आपको एक लाइन दी है, वेल बिहाइंड हिज डेस्पिरेट आइज, तो डेस्पिरेट का मीनिंग पूछा है, क्या वो एंग्री है, रिवेंजफुल है, रिमोर्सफुल है या होपलेस है। तो रिमोर्सफुल यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है। रिमोर्सफुल का जो मीनिंग होता है वो होता है सॉरी फील करना, जब हम किसी चीज़ के लिए सॉरी फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर डेस्पिरेट है, डेस्पिरेट यानी कि उसकी जो आइज़ हैं वो होपलेस हो चुकी हैं। अब उनमें कोई आशा नहीं बची है कि उसकी बॉल जो है वो हार्बर से निकल कर वापस आएगी, इस वजह से उसकी आइज़ जो है वो डेस्पिरेट हो चुकी हैं। आफ्टर लूजिंग द बॉल, द बॉय इज ओवर पावर्ड विद, अब बॉल को खो देने के बाद बच्चा क्या करता है, ओवर पावर्ड किससे होता है, डिलाइट से, वरी से, लाफ्टर से या सैडनेस से। तो वो किस चीज से भर जाता है, वो दुख से भर जाता है, सैडनेस से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टू पोएट द लॉस इज नॉट इंपॉर्टेंट इनफ। अब पोएट के अकॉर्डिंगली लॉस कितना इनफ नहीं है, टू वरी अबाउट,
टू प्लान फॉर, और टू वीप ओवर, और टू लाफ एट। तो पोइट के अकॉर्डिंगली जो लॉस है वो हमसे पूछा है कि वो वरी करने लायक नहीं है, या प्लान करने लायक नहीं है, या रोने लायक नहीं है, या हंसने लायक नहीं है। तो वो जो लॉस है वो चिंता करने लायक नहीं है, यानी कि 10 सेंट के बराबर या एक डाइस के बराबर जो उसका लॉस हुआ है उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस बच्चे के इमोशंस जो हैं वो उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित हो रखा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग, द वर्ड ट्रेम्बलिंग मीन्स, तो ट्रेम्बलिंग का मीनिंग पूछा है। तो ट्रेम्बलिंग का सीधा सीधा मीनिंग होता है हम जब चिंता से जब ऐसे कांपने लग जाते हैं उसको ट्रेम्बलिंग बोलते हैं। तो 19th का आपका जो सीधा सीधा ऑप्शन आता है वो आता है शेकिंग विद एंजाइटी। नेक्स्ट है आपके सामने, व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट इन द वाटर। तो बच्चा पानी में क्या खो देता है? हिज बॉल, हिज बैट, हिज विकेट्स और हिज ग्लव्स। तो वो बच्चा अपनी बॉल उस पानी में खो देता है। वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन, तो वो बच्चा कहाँ देख रहा है? द सी, द ओशन, द हार्बर और द लेक। तो ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, पानी में, हार्बर में, तालाब में उसकी गेंद जो है वो गिर जाती है। वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द बॉय एट द लॉस ऑफ हिज बॉल, तो जब बच्चे की बॉल खो जाती है तब उसका रिएक्शन क्या होता है? क्या वो सैड होता है, कन्फ्यूज होता है, हैप्पी होता है, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या होता है इनमें से? तो हमसे ये पूछा है, तो हमें बताना है कि उसका जो रिएक्शन है वो कैसा रहता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा दुख से भर जाता है, काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है उस टाइम पर। वट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन, इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन यानी कि दिखावे की दुनिया। दिखावे की दुनिया के लिए क्या लव यूज़ होता है, लस्ट यूज़ होता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स यूज़ होती हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? तो इसके लिए यूज़ होता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दिखावा करने के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि पैसा। वाई इज़ मनी कॉल्ड एक्सटर्नल, तो यहाँ पर मनी को एक्सटर्नल, बाह्य क्यों बताया गया है? बिकॉज वी नीड टू अर्न मनी थ्रू हार्डवर्क, क्या हमें हार्डवर्क करके पैसा कमाना होता है? और वी कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग्स विद इट्स हेल्प, या फिर हम इससे बाकी चीज़ों को जो है इसकी हेल्प से, यानी कि पैसे की हेल्प से रिप्लेस कर सकते हैं। और इट इज़ मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल वे, या फिर ये आर्टिफिशियल वे से बनाया जाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो है वी कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग्स विद इट्स हेल्प्स, यानी कि हम इसकी सहायता से, यानी कि पैसे की सहायता से कोई चीज़ जो है अगर खो गई है तो उसको खरीद सकते हैं दोबारा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है, एक्सटर्नल का मेन मीनिंग है, यानी कि इसको बाया बताया गया है। इसको खरीद तो सकते हैं, लेकिन मान लो बच्चे की वो बॉल खोई है तो उसको जो सैडनेस हो रही है उस हैप्पीनेस को तो वो बॉल वापस नहीं ला सकती, क्योंकि उसकी अटैचमेंट जो है वो पहले वाली बॉल से ही जुड़ी हुई थी। वाई आर द बॉयज आइज डेस्पिरेट, तो उस बच्चे की आंखें जो है वो डेस्पिरेट क्यों है? बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी, ही हैज़ लॉस्ट हिज ग्लव्स और नन ऑफ द अबव। तो उस बच्चे की बॉल खो गई है, गेंद खो गई है, इसलिए उसकी आइज जो है वो डेस्पिरेट हो रखी हैं। हु वुड नॉट इंट्रूड द बॉय, तो उस बच्चे को कौन इंट्रूड नहीं करेगा, उस बच्चे को कौन जो है वो तंग नहीं करेगा? द बॉल, द पोइट, द ग्लव्स और नन ऑफ द अबव। तो जो पोइट है वो खुद के लिए ये लाइन बोलता है कि मैं उस बच्चे को इस बारे में इंट्रूड नहीं करूंगा, उसे सीखने दो कि लॉस को ओवरकम कैसे किया जाए। अब यहाँ पर आपको ये 3 लाइनें दे रखी हैं स्टेंजा से आपको, और आपको उठाना है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स सेम एज स्टडी ऑफ नॉलेज। तो स्टडी ऑफ नॉलेज के लिए जो वर्ड यूज हुआ है इनमें से क्या वो नोइंग है, एपिस्टेमोलॉजी है, इंट्रूड है या रिजिड है? तो नोइंग का मतलब होता है जानना, एपिस्टेमोलॉजी होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या फिर सीख रहे होते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं, उसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। इंट्रूड का मीनिंग होता है, इंट्रूड का मीनिंग यानी कि टू एंटर विदाउट परमिशन, यानी कि किसी की मतलब किसी को दखल अंदाज या फिर किसी को मतलब ऐसे तंग नहीं करना। और रिजिड का मीनिंग जो होता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अनचेंजिंग, यानी कि वो वहाँ पर जैसे खड़ा रहता है। तो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि वो बच्चा जो है वो धीरे धीरे सीख रहा है, इस चीज़ को सीख रहा है, इस बारे में जान रहा है कि लॉस को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे वो स्टैंड अप हो। अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरी मैन शुड नो हाउ टू ओवरकम द, अब हर एक इंसान को ये सीखना चाहिए या हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि वो अपने लॉस को कैसे ओवरकम करेगा। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। द लॉस्ट ऑफ बॉल हैज़ टॉट द बॉय द डैश ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो बच्चे की बॉल खो जाती है, जो लॉस होता है उससे, तो उससे वो क्या फील करता है? क्या वो आइडिया फील करता है, यानी कि आइडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता है, पेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता है, लेसन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता है, या फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है? तो वो फील करता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उसे थोड़ा आघात लगता है कि मेरे को मेरी वो बॉल दोबारा नहीं मिल पाएगी। तो मेनली आपके जो
मतलब सेंसेस होते हैं 5 टाइप के जो आपके फिजिकल सेंसेस होते हैं, लेकिन 6th सेंस भी माना जाता है जो कि आपका मेंटल हेल्थ का होता है। मेंटली जो होता है, साइकोलॉजी में ये बताया जाता है कि मेंटली जो सेंस होता है 6th सेंस वो काम करता है, यानी कि आपके दिमाग में वो चीज़ थोड़ी सी फील करने लग जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो सेंस है। गिविंग अनदर बॉल टू द चाइल्ड इज, अब बच्चे को दूसरी बॉल दे देंगे, वो क्या है, सेंसलेस है, वर्थलेस है, यूजलेस है या हार्मलेस है। तो पोइट के अकॉर्डिंगली वो चीज़ वर्थलेस है, यानी कि बच्चे की उस बॉल से यादें जुड़ चुकी हैं। तो अब नई बॉल ला भी देंगे तो वो उससे खेल तो लेगा, लेकिन वो पुरानी बॉल को सोच सोच कर तंग होगा, तो ये वर्थलेस है चीज़। वट इज द पोएम द बॉल पोएम अबाउट, तो ये बॉल पोएम किस बारे में है, द सडन विक्ट्री ऑफ आवर प्रीशियस पोजेशंस और द सडन लॉस ऑफ आवर प्रीशियस पोजेशंस और द सडन अचीवमेंट ऑफ आवर प्रीशियस पोजेशंस और बोथ एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द सडन लॉस ऑफ आवर प्रीशियस पोजेशंस, यानी कि हमारी जो काफ़ी करीबी चीज़ें होती हैं, काफ़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिसे देखकर हम दिखावा करते हैं या काफ़ी खुश होते हैं, उन चीज़ों का एकदम से हमारे से दूर चले जाना या दूर पहुंच जाना, उस चीज़ का हमें दुख होता है। वाई इज देयर नो नीड टू से अबाउट अदर बॉल्स अकॉर्डिंग टू द पोइट, तो पोइट ने एक बात बोली है कि यहाँ पर दूसरी बॉलों की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो पोइट ने क्यों बोला है, फॉर द चाइल्ड वॉन्ट्स द सेम वन ही लॉस्ट, क्योंकि बच्चे को वही बॉल चाहिए जो उसने खो दिया है, और फॉर द चाइल्ड वॉन्ट्स द डिफरेंट वन फ्रॉम ही लॉस्ट, या फिर जो बॉल बच्चे ने खोई उससे अलावा उसे बॉल चाहिए, यानी कि नई बॉल चाहिए, और फॉर द चाइल्ड इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दैट बॉल, या फिर बच्चा जो है उस बॉल में अब इंटरेस्ट ही नहीं रख रहा है, और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर द चाइल्ड वॉन्ट्स द सेम वन ही लॉस्ट, यानी कि जो बॉल उसने खो दी है उसे वही वाली बॉल चाहिए, क्योंकि उससे उस बच्चे की अटैचमेंट जुड़ चुकी है। लेकिन पोइट यहाँ पर कह रहा है कि वो बच्चा जो है उसे भूल जाए, ओवरकम करे उस चीज़ से और अपने फ्यूचर में आगे की तरफ बढ़े। वाई इज द बॉय ग्रीव्ड इन द बॉल पोएम, तो वो बच्चा बॉल पोएम में रोता क्यों है, फॉर ही हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, और फॉर ही हैज़ लॉस्ट हिज यूथ, और फॉर ही हैज़ लॉस्ट हिज एडोलसेंस, और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। उसकी बॉल खोती है, अगर यहाँ पर लॉस्ट में तीनों वर्ड्स की जगह कहीं पर भी बॉल होता ना, तो वो वाला आंसर जो है वो करेक्ट होता आपका, लेकिन तीनों में कहीं नहीं आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द वर्ड रिजिड मीन्स, तो रिजिड का क्या मीनिंग होता है, अनचेंजिंग, मूविंग, फ्लेक्सिबल और ऑल ऑफ द अबव। तो ये पहले भी बताया, अनचेंजिंग यानी कि स्टिल स्टैंड, वो खड़ा रहता है बिना हिले डुले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डज द वर्ड इंट्रूड मीन्स, इंट्रूड का क्या मीनिंग होता है, टू एंटर विद परमिशन और टू एंटर विदाउट परमिशन, और टू एंटर समवंस हार्ट विदाउट परमिशन, और नन ऑफ द अबव। तो किसी के दिल में घुसने की बात यहाँ पर नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है कि वो बच्चे की परमिशन के बिना उसे नहीं बोलेगा कुछ भी। पोइट ऐसी बात बोलता है कि अगर बच्चा नहीं चाहता कि कोई उसे तंग करे तो मैं उसे बुलाकर ये नहीं कहूँगा कि इस बारे में सोचो या ना सोचो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, व्हाट डज द पोइट नाउ वांट टू इंट्रूड ऑन द चाइल्ड, अब पोइट उसे इंट्रूड क्यों नहीं करना चाहता, क्या चीज़ उस पर इंट्रूड नहीं करना चाहता। फॉर ही नोज द चाइल्ड इज मैनरलेस, क्या वो जानता है कि बच्चा मैनरलेस है, तो मैनर की तो बात ही नहीं आई थी इस बच्चे के बारे में। और फॉर ही नोज इट इज़ फ्यूटाइल टू कन्विंस हिम, फ्यूटाइल क्या मीनिंग होता है, फ्यूटाइल होता है पॉइंटलेस, यानी कि इस बारे में बात करना व्यर्थ है कि उसको कन्विंस करें। तो क्या ऐसा हुआ है, तो जी हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है, क्योंकि पोइट को समझ आ गया है कि बच्चे के मन में उस बॉल के प्रति प्यार है, स्नेह है, वो उससे जुड़ चुका है, तो ये व्यर्थ है बात कि हम उसको कन्विंस करें, उसको थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दें, वो ज़्यादा अच्छा है। पोइट ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। वट इज द पोइट ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड, अब पोइट क्या चाह रहा है कि बच्चा क्या समझे, दैट ही शुड फॉरगेट द बॉल एंड स्टैंड अप फॉर फ्यूचर, क्या ये सही है, और दैट ही शुड कीप ऑन रिमेंबरिंग द बॉल, क्या ये सही है, और दैट ही शुड वरी अबाउट द बॉल्स, क्या ये सही है, या नन ऑफ द अबव। तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि वो मतलब दैट ही शुड ही शुड वरी अबाउट अदर बॉल्स, क्या वो अलग अदर बॉल्स के बारे में सोचे, ऐसा सही नहीं है, या फिर उस बॉल के बारे में सोचता रहे, ऐसा भी सही नहीं है। पोइट तो ये चाहता है कि वो बच्चा जो है उस बॉल को भूल जाए और अपने फ्यूचर की तरफ बढ़े, यानी कि आगे की सोचे। What piece of advice is being given to the child by the poet? पोइट चाइल्ड को क्या एडवाइस देता है पोएम के अकॉर्डिंगली, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर बॉल्स, नहीं ऐसा नहीं है, टू जंप इनटू द वाटर, नहीं ऐसा भी नहीं है, और टू स्टैंड अप अगेन एंड आफ्टर फॉरगेटिंग दैट बॉल, क्या पोइट ये चाहता है, तो ये बिल्कुल सही है कि पोइट चाहता है कि वो बच्चा बॉल को भूले और अपने जीवन में आगे बढ़े, अपना काम आगे को कंटिन्यू करे।
व्हाट इज द पोइट ट्राइंग टू टेल अस इन द पोएम? पोइट हमें इस पोएम में क्या कहना चाह रहा है? दैट एज वंस लॉस्ट कांट बी रीगेन्ड, क्या एक बार उम्र निकल गई तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकती? और द बॉल वंस लॉस्ट कांट बी रीगेन्ड, क्या ये बोल रहा है पोइट की बॉल एक बार गुम गई तो वापस नहीं आने वाली? और दैट ऑल द बॉल्स आर यूजलेस, या फिर सारी गेंदें जो हैं वो यूजलेस होती हैं, और नन ऑफ द अबव। तो पोइट हमें यहाँ बता रहा है कि एक बार एज निकल गई तो वापस नहीं आने वाली, यानी कि एक बार जो चीज़ हमारे हाथ से निकल गई है, कंडीशन हमारे हाथ से निकल गई, वो हमारे पास वापस लौट कर नहीं आएगी। जैसे आपकी मान लीजिए आप 16 साल के हैं, 18 साल के होंगे तब आप चाहें कि मैं 16 साल का हो जाऊं, तो ऐसा कभी वापस नहीं होएगा। मतलब आपकी जो 16 साल के अंदर थिंग्स होने वाली थी वो 18 साल में हो रही हैं, तो वो वापस 16 साल में जाकर नहीं होने वाली हैं। वाई डज द पोइट से मनी इज एक्सटर्नल? तो पोइट ने मनी को एक्सटर्नल क्यों बताया है? ही मीन्स मनी कैन बाय एवरीथिंग, और ही मीन्स मनी कांट बाय एवरीथिंग, और ही मीन्स मनी कैन बाय एवरीथिंग एक्सेप्ट बॉल्स और नन ऑफ द अबव। तो पोइट यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मनी जो है वो सारा कुछ नहीं खरीद सकता। मान लीजिए आपने आज उस बच्चे को बॉल दिला दी है पैसों से, लेकिन क्या आप उसको वो खुशी दे सकते हैं वापस? हैप्पीनेस दे सकते हैं? क्या उसे वापस हैप्पी कर सकते हैं? जो अटैचमेंट उसकी पुरानी बॉल से थी वो दे सकते हैं उसे? नहीं दे सकते। पॉइंट यही कहना चाह रहा है, इसीलिए पॉइंट कह रहा है कि मनी जो है उससे हर एक चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। हैप्पीनेस, फीलिंग्स, ये चीज़ें मनी से नहीं खरीदी जा सकती हैं। यही पॉइंट हमें यहाँ पर बताना चाह रहा है। ये इसके आंसर्स हैं इन सभी क्वेश्चंस के। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर ये आईडी दी है सॉल्यूशन ऑफ 0001, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, आपको ये चैनल मिल जाएगा और ज्वाइन करके इसमें आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पोएम के एमसीक्यूज के साथ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।